गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक अपन ने देखा था थ्री फेज हॉरिजॉन्टल सेपरेटर क्या होता है, थ्री फेज वर्टिकल सेपरेटर क्या होता है और उसकी डिजाइनिंग वगैरह अपन ने कवर करी थी। अब अपन देखेंगे कि जो उसमें पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम था उसमें अपन ने बोला कि एक इमल्शन फॉर्म हो जाता है ऑयल एंड वाटर का। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि इमल्शन कैसे फॉर्म होता है या उसमें इमल्शन क्यों क्रिएट होता है, उसके कौन कौन से एजेंट है जो उसको फॉर्म करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उस इमल्शन को अपन ट्रीट कैसे करते हैं, कैसे अपन जो इमल्सिफाइड ऑयल एंड इमल्शन क्रिएट हुआ है ऑयल एंड वाटर को उसको अपन सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इमल्शन फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, किसी भी इमल्शन को फॉर्म होने के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए कि अपने पास एक कंटिन्यूस फेज होना चाहिए। ठीक है, एक लिक्विड का अपने पास डिसकंटिन्यूस फेज होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं अपन इमल्सिफाइंग एजेंट। वो क्या करेगा, इमल्शन को क्रिएट करने का या उसको स्टेबल करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑयल फील्ड में अपन बात करते हैं कि इमल्शन कैसे क्रिएट होता है सेपरेटर में। ठीक है, जहाँ पे अपना ऑयल एंड वाटर प्रेजेंट है या सेपरेट होता है। ठीक है, तो अपन ने बोला कि सेपरेटर के थ्री फेज सेपरेटर की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पे अपने पास ऑयल, गैस एंड वाटर तीनों ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो ऑयल फील्ड होता है उसमें जो इमल्शन क्रिएट होता है वो अपना ऑयल, वाटर एंड ऑयल इमल्शन क्रिएट होता है। ठीक है, उस इमल्शन को क्रिएट होने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो होता है फर्स्ट कि कोई भी इमल्शन फॉर्म क्यों होता है, तो उसके लिए नेसेसरी थिंग्स क्या होती है, वो होती है कि एक वहाँ पे एजिटेशन होना चाहिए। वहाँ पे एजिटेशन मतलब उसको कुछ ना कुछ जो भी ऑयल एंड गैस हैं उनको एजिटेट करने के लिए या उनका एजिटेशन होना चाहिए, उनका मिक्सिंग होना चाहिए, एक कुछ वेलोसिटी के साथ वो अंडर करने चाहिए, उनकी मिक्सिंग होनी चाहिए, इंटर मिक्सिंग। ठीक है, देन वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो उस इमल्शन को क्रिएट करने का काम करेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो सेपरेटर है, थ्री फेज सेपरेटर है जिसमें अपना लिक्विड आया है वो प्रोड्यूस वेल से आया है या फिर हाई प्रेशर सेपरेटर से आया है, तो उसमें अपना जो अपन ने बोला कि दो फैक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए कि एक एजिटेशन प्रोवाइड करे वो उस लिक्विड को, दूसरा वहाँ पे क्या हो कि वहाँ पे कोई ना कोई इमल्सिफाइंग एजेंट हो। जो अपना वेल से फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर सैंड भी होता है, वो कुछ ना कुछ सैंड भी प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा कुछ कार्बन भी प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा कार्बोनेट्स प्रोड्यूस होते हैं, सल्फेट्स प्रोड्यूस होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और भी उसके साथ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट वहाँ पे काम करते हैं, वो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है कि जो एजिटेशन है वो कैसे मिलेगा। एजिटेशन मतलब कि कोई डाउन होल पंप अपन ने यूज किया है तो उसकी वजह से मिल सकता है, या फिर जो गैस लिफ्ट होते हैं उनमें हो सकता है, या फिर कहीं पे अपना फ्लो चोक के थ्रू पास कर रहा है। चोक मतलब जनरली अपना जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है जनरली, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होगा और उसकी वजह से एजिटेशन प्रोवाइड होगा उस लिक्विड को। ठीक है, तो अपन ने बोला कि इमल्शन को फॉर्म होने के लिए वहाँ पे जो दो चीज़ें नेसेसरी थी, फर्स्ट कि अपना ऑयल एंड वाटर का अगर इमल्शन फॉर्म करना है तो वहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट होना चाहिए और उसके अलावा वहाँ पे एजिटेशन होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें अपन ने देख ली कि जो भी जो फॉरेन मटेरियल्स होंगे, ठीक है, लाइक सैंड है या फिर कार्बोनेट्स है, कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो सब क्या करेंगे, एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट काम करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि वहाँ पे एजिटेशन प्रोवाइड हो तो चोक के थ्रू या किसी भी रेस्ट्रिक्शन, ट्यूबिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन है उसके थ्रू अगर फ्लो हो रहा है तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या करेगा, उसको एजिटेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इमल्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपना इमल्शन होता है वो होता है स्टैंडर्ड या रेगुलर इमल्शन। स्टैंडर्ड या रेगुलर इमल्शन वो वाला होता है जिसमें कंटिन्यूअस ऑयल फेज में डिसकंटिन्यूअस वाटर फेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पोज्ड इन अ कंटिन्यूअस सराउंडिंग बॉडी ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल की कोई सराउंडिंग बॉडी है उसके अंदर डिस्पर्स फेज में अगर वाटर प्रेजेंट है तो अपना जो इमल्शन फॉर्म होगा उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड या रेगुलर इमल्शन, और वो अपना जो जनरली ऑयल फील्ड या ऑयल इंडस्ट्री में जो इमल्शन क्रिएट होता है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका रिवर्स और इन्वर्टेड इमल्शन। इससे क्या होगा कि इसमें
जो कंटिन्यूस फेज होगा वो वाटर होगा। कोई भी वाटर बॉडी होगी जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा वहाँ पे ये इमल्शन फॉर्म होगा। जनरली ऑयल इंडस्ट्री में ये वाला इमल्शन क्रिएट नहीं होता है, ये फॉर्म नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि जो वाटर ऑयल है वो डिसकंटिन्यूस फेज में होगा या छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, और वाटर है वो एक कंटिन्यूस फेज में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अनस्टेबल और लूज इमल्शन, ठीक है। अनस्टेबल या लूज इमल्शन का मतलब क्या है कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो साइज में वेरी करेगी, मतलब कुछ ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा लार्ज साइज की होगी, कुछ ड्रॉपलेट्स बहुत स्मॉल साइज की होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जो बड़ी साइज की ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटी साइज की ड्रॉपलेट्स के साथ क्या करेगी, कोएलेंस होगी, मतलब कलेक्ट होगी, कोलाइड करेगी, कलेक्ट होगी और सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो अपना इमल्शन क्रिएट होगा वो ज़्यादा स्टेबल क्रिएट नहीं होगा, वो लूज या फिर अनस्टेबल इमल्शन क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है स्टेबल या फिर टाइट इमल्शन। स्टेबल या टाइट इमल्शन में क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है वाटर की जो सेटल डाउन नहीं हो रही है ऑयल के अंदर, और उसको अगर सेटल डाउन करना है, उसको अगर अपन को सेटल डाउन करना है, दोनों को सेपरेट करना है, तो अपन को वहाँ पे कुछ ना कुछ उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। चाहे ट्रीटमेंट वो अपन हीट प्रोवाइड करें या फिर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें या फिर कुछ डी इमल्सिफायर वहाँ पे यूज़ करें ताकि वो इमल्शन ब्रेक हो, ठीक है, उसको अपन सेपरेट कर सकें। तो ऐसा जो इमल्शन होता है जिसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो अपना होता है स्टेबल या टाइट इमल्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मतलब जो भी अपना ट्रीटमेंट मेथड अपन यूज करेंगे, ठीक है, उसके लिए कौन सा मेथड अपन डिजायरेबल होगा कि अपन ये वाला कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस मेथड को कंसिडर करने के लिए अपन मेथड को सेलेक्ट करने के लिए अपन को कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे, ठीक है। और वो फैक्टर्स क्या है, पहला है स्टेबिलिटी टाइटनेस ऑफ द इमल्शन। जो अपना फर्स्ट फैक्टर है वो कि अपना इमल्शन कितना स्टेबल है या उसकी टाइटनेस क्या है, वो कि अनस्टेबल इमल्शन है कि जल्दी से ट्रीट हो जाएगा, कि जनरली अपन थोड़ा सा अगर उसको हीट प्रोवाइड करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो भी ड्रॉपलेट्स हैं वो डेविएट हो जाए और कोलाइड होके और सेटल डाउन हो जाए ऑयल एंड वाटर की ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा स्टेबल इमल्शन क्रिएट हुआ है तो उसको अपन को ट्रीट करना पड़ेगा। तो अपन को देखना पड़ेगा कि अगर मेथड अपन को सेलेक्ट करना है कि कौन से मेथड से इमल्शन को ट्रीट किया जाए, तो उसके लिए अपन को पहला देखना पड़ेगा कि अपना इमल्शन जो क्रिएट हुआ है वो कितना स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल एंड प्रोड्यूस वाटर। जो ऑयल एंड वाटर है जिससे इमल्शन क्रिएट हो रहा है उन दोनों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उनकी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये सब अपन को कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट कोरोसिवनेस ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोड्यूस वाटर एंड एसोसिएटेड गैस। जो भी उसके अंदर जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो ऑयल हो, वाटर हो या गैस हो, उनकी कोरोसिवनेस टेंडेंसी या कोरोसिव टेंडेंसी क्या है वो भी अपन को कंसिडर करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट अपन मेथड्स पढ़ेंगे उसमें अपना एक हीटर ट्रीटर होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर होता है, वर्टिकल हीटर ट्रीटर होता है। तो वो इक्विपमेंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उनका फैब्रिकेशन वगैरह, उनका मटेरियल वगैरह। तो अपन देखना पड़ेगा अपन को कि जो इमल्शन क्रिएट हो रहा है ऑयल एंड वाटर का, उसके अंदर उनका कोरोसिवनेस या कोरोसिव टेंडेंसी कितनी है कि वो कितना उस इक्विपमेंट को कोरोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी अपन को कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट अपना है स्केलिंग टेंडेंसी ऑफ द प्रोड्यूस वाटर। जो भी वाटर अपना प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्केल फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड टू बी ट्रीटेड। जो फ्लूइड अपन ट्रीट करने वाले हैं उसका क्वांटिटी कितना है, ठीक है। उसके अलावा पैराफिन फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ द क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है उसका पैराफिन फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है डिजायरेबल ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर इक्विपमेंट। उस इक्विपमेंट के लिए अपन को कितना ऑपरेटिंग प्रेशर चाहिए होगा, ये सारे फैक्टर्स अपन को कंसिडर करने होंगे किसी भी इमल्शन को ट्रीट करने के लिए। जो मेथड्स अपन सेलेक्ट करेंगे उन सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो कॉमन मेथड अपन यूज करते हैं इमल्शन को ट्रीट करने के लिए, वो क्या करते हैं, अपन हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हीट प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स
डीएक्टिवेट द इमल्सिफाइंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी दो अपने इमिसिबल फ्लूइड है, जो ऑयल एंड वाटर है, ठीक है, तो जैसे ही अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उनको वो टेम्परेचर इंक्रीज क्या करेगा कि उनको डीएक्टिवेट कर देगा, और उनको डीएक्टिवेट करेगा जो जनरली क्या कर रहे हैं, इमल्शन फॉर्म करने का काम कर रहे थे। अगर जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो ही डीएक्टिवेट हो जाएगा तो अपना इमल्शन ट्रीट हो जाएगा, और वो जो भी ड्रॉपलेट्स है वो क्या होगी, बड़ी साइज में ग्रो करेगी और सेटल डाउन हो जाएगी और अपना इमल्शन ट्रीट हो जाएगा, मतलब ऑयल एंड वाटर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो अपना इमल्शन क्रिएट हुआ है उसकी स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और वो डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। अपन देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि द डिफरेंस इन द डेंसिटी बिटवीन ऑयल एंड वाटर फेजेस। ठीक है, जो ऑयल एंड वाटर फेज अपने पास है उनकी डेंसिटी में कितना डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। अभी अपन देखेंगे आगे नेक्स्ट ये सारे फैक्टर्स डिटेल में कि कौन से फैक्टर्स का क्या इफेक्ट आएगा, कि वो स्टेबल इमल्शन क्रिएट करेगा या फिर अनस्टेबल इमल्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड वाटर पार्टिकल्स। जो भी डिसकंटिन्यूअस फेज में वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है उनकी साइज क्या है वो भी उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है विस्कोसिटी, इमल्शन या जो ऑयल उसके अंदर कंटिन्यूअस फेज में प्रेजेंट है उसकी विस्कोसिटी क्या है। फिर इंटरफेशियल टेंशन क्या है वहां पे। नेक्स्ट है द प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, वहां पे इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वाटर की सैलिनिटी, वाटर है वो जो भी उसका सैलिनिटी कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर अपना है डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड वाटर डेंसिटी। ठीक है, ऑयल एंड वाटर की डेंसिटी का डिफरेंस अगर इंक्रीज होगा देन क्या होगा, ऑयल एंड वाटर की जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो डिटरमाइन करेगा कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंटिन्यूस ऑयल फेज में से कैसे सेटल डाउन करेगी। ठीक है, जो उसकी सेटल डाउन होने की टेंडेंसी है उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा, ऑयल एंड वाटर की डेंसिटी का डिफरेंस। ठीक है, अब कैसे, द ग्रेटर द डिफरेंस इन ग्रेविटी द मोर क्विकली द वाटर ड्रॉपलेट्स विल सेटल थ्रू द ऑयल फेज। ठीक है, जितना ज्यादा डेंसिटी डिफरेंस होगा उतनी ही जल्दी ऑयल जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो ऑयल में से सेटल डाउन होगी। ठीक है, हेवी ऑयल टेंड टू कीप वाटर ड्रॉपलेट्स इन सस्पेंशन लॉन्गर। अगर हैवी ऑयल है, अपन को पता है कि अगर डेंसिटी का डिफरेंस कम हुआ देन क्या होगा कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इजीली सेटल डाउन नहीं होगी ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। दैट्स वाई हैवी ऑयल होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स को सस्पेंड करके रखने का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए उसको सस्पेंशन में रखते हैं। ठीक है, लाइट ऑयल क्या करेंगे, वो वाटर ड्रॉपलेट को इजीली उसके बॉटम में सेटल डाउन होने देते हैं, या इजीली क्यों होता है, क्योंकि उनमें जो डेंसिटी डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी डिफरेंस वाला फैक्टर था कि जितना ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस होगा अपना इमल्शन उतना ही अनस्टेबल होगा। कैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या होगी, आपस में कोलाइड करेगी और एक कोइलेंस होकर बड़ी ड्रॉपलेट में बड़ी साइज में ग्रो करेगी और इजीली सेटल डाउन हो जाएगी, और उसकी वजह से ऑयल एंड वाटर अपने सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो डेंसिटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तो इमल्शन क्या होगा, अपना अनस्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनकी साइज पे कैसे डिपेंड करेगी कि जितनी बड़ी साइज होगी उतनी जल्दी वो क्या होगी, ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होगी। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि लार्जर द ड्रॉपलेट्स द फास्टर इट विल सेटल आउट ऑफ द ऑयल कंटिन्यूस फेज। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट साइज इज डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ कि वो कितनी, उसका डिग्री ऑफ एजिटेशन क्या है। अगर एजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड हुआ है तो क्या होगी, वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स क्या होगी, आपस में कंबाइन होने में ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, और वो इजीली सेटल डाउन नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा वो उतनी इजीली सेटल डाउन होगा। ठीक है, फिर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या करती है, जनरली दो रोल प्ले करती है यहाँ पे, टू प्राइमरी रोल्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ एन इमल्शन। ठीक है,
फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑयल विस्कोसिटी इंक्रीजेस द माइग्रेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट टू द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑयल वाटर इंटरफेस इज रिटार्डेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ऑयल की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी वो क्या करेगी कि जो ऑयल एंड वाटर का इंटरफेस है वहाँ पे अगर इमल्सिफाइंग जो एजेंट है वो अगर मूव डाउन कर रहा है तो उसको रिटार्ड करेगी, ठीक है, उसके मूवमेंट को कम कर देगी। दिस रिजल्ट इन लार्जर वाटर ड्रॉपलेट्स बीइंग सस्पेंडेड इन द ऑयल। इसके होने से क्या होगा कि जो भी वाटर की ड्रॉपलेट जो इवन साइज में लार्जर है फिर भी वो वहीं पे सस्टेन करेगी, वहीं पे सस्पेंड होकर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एज द ऑयल विस्कोसिटी इंक्रीजेस मोर एजिटेशन इज रिक्वायर्ड टू shear the larger water droplets into smaller size in the oil continuous phase। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑयल का विस्कोसिटी इंक्रीज हुआ तो अगर अपन को वो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उनको सेटल डाउन करना है तो उसमें क्या होगा कि अपन को एजिटेशन जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, एज द विस्कोसिटी इंक्रीजेस द रेट एट विच वाटर ड्रॉपलेट्स मूव थ्रू द ऑयल फेज डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे विस्कोसिटी ज्यादा हो गया तो वाटर की ड्रॉपलेट से वो ऑयल फेज के थ्रू जो मूव कर रही थी, सेटल डाउन होने के लिए ट्राई कर रही थी, वो टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या करेंगी, रिजल्टिंग इन लेस कॉइलेंस, मतलब वो जो कलेक्ट हो रही थी वो कलेक्ट होना कम हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रही है तो ड्रॉपलेट्स पास में नहीं आ सकती और पास में नहीं आएंगी तो कॉइलेंस नहीं होगी, कॉइलेंस नहीं होगी तो बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं होगी और बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो ऑयल फेज में से सेटल डाउन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जितना कम ऑयल का डेंसिटी विस्कोसिटी होगा उतनी इजीली आपका सेपरेशन होगा या इमल्शन अपना ट्रीट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑयल की विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपका जो इमल्शन है वो टाइट इमल्शन क्रिएट होगा, ठीक है। उसको ट्रीट करने में अपन को ज्यादा केमिकल मेथड्स या कुछ मेथड जो अपन यूज करेंगे नेक्स्ट आगे देखेंगे वो यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब अपना इमल्शन है वो स्टेबल क्रिएट होगा। नेक्स्ट है इंटरफेशियल टेंशन। ये क्या करेगा, इट इज द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर द सरफेसेस ऑफ द वाटर एंड ऑयल फेजेस। ये क्या कर रहा है जनरली कि जो भी ऑयल एंड वाटर की सरफेस है उनको एक दूसरे के करीब में या पास में होल्ड करने का काम कर रहा है, ठीक है। When an emulsifying agent is not present, the interfacial tension between oil and water is low। अगर वहाँ पे कोई भी emulsifying agent present नहीं है तो जो interfacial tension है between oil and water phases वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। When it is low, अब अगर अपना interfacial tension कम है then क्या होगा, जो water droplets है वो easily coalesce करेगी, ठीक है। जब भी वो कांटेक्ट में आएगी वो easily coalesce करेगी, ठीक है। when emulsifying agent are present, अगर वहाँ पे emulsifying agent present है then क्या होगा, they increase the interfacial tension, उसकी वजह से interfacial tension increase हो जाएगा। then वो क्या करेगा कि जो भी water droplet easily coalesce हो रही थी जब interfacial tension कम था वो अब क्या हो जाएगा, उसको रिटार्ड करेगा या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है anything that lowers the interfacial tension will help in separation process, ठीक है। अगर interfacial tension कम होगा इसका मतलब ये है कि वो emulsion अपना कम स्टेबल होगा, उसको अपन इजीली ट्रीट कर सकते हैं, ऑयल एंड वाटर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। जैसे अपन ने बोला कि इमल्शन अगर ऑयल एंड वाटर का इमल्शन क्रिएट होना है तो वहाँ पे अपन को इमल्सिफाइंग एजेंट है वो प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है और ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और विद टाइम वहाँ पे अगर अपन टाइम ड्यूरेशन पे ज्यादा दे रहे हैं तो अपना एक स्टेबल इमल्शन क्रिएट हो जाएगा जिसको ट्रीट करना अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर सैलिनिटी। वाटर की सैलिनिटी का क्या इफेक्ट आता है, वाटर सैलिनिटी क्या होती है, द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज ए मेजर ऑफ द टोटल डिसॉल्व सॉलिड इन द वाटर फेज, ठीक है। ये जनरली क्या है कि जितने भी डिसॉल्व सॉलिड्स है वाटर फेज में उसके मेजर को अपन बोलते हैं वाटर सैलिनिटी, ठीक है। और वाटर सैलिनिटी क्या करेगा, एज द सैलिनिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, वाटर की सैलिनिटी इंक्रीज होगी विच इन टर्न इंक्रीजेस द डिफरेंशियल डेंसिटी बिटवीन द ऑयल एंड वाटर।
अगर वाटर के अंदर सॉलिड कंटेंट इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा कि जो डिफरेंशियल डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड वाटर था उसको भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। दस इंक्रीज इन डिफरेंशियल डेंसिटी क्या करेगा, सेपरेशन में हेल्प करेगा। जैसे अपन ने पहले फर्स्ट पॉइंट देखा था कि डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वाटर ऑयल में से उतनी जल्दी ही सेटल डाउन होगा, ठीक है। तो अपन ने बोला कि जो यहाँ पे वाटर की सैलिनिटी की बात कर रहे थे वो क्या कर रहा था कि इनका जो डेंसिटी डिफरेंस है उसको इंक्रीज कर रहा था। इट मीन्स कि जो वाटर एंड ऑयल अपना इमल्शन क्रिएट हुआ है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को सेटल डाउन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एज ऑफ द इमल्शन, ठीक है। कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए अपन ने इमल्शन को ट्रीट नहीं किया है, ठीक है। इमल्शन फॉर्म होने में कितना टाइम लगा है, ये इमल्शन कितने टाइम के लिए फॉर्म होके रखा हुआ है, ठीक है। जितनी टाइमिंग होती जाएगी, टाइम ज्यादा होता जाएगा, उसको ट्रीट करना अपने लिए डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम फैक्टर भी डिपेंड करता है। फिर है आपका एजिटेशन। एजिटेशन की अपन ने बात करी, द टाइप ऑफ सिविरिटी ऑफ एजिटेशन अप्लाई टू एन ऑयल वाटर मिक्सचर डिटरमाइन दी वाटर ड्रॉप साइज, ठीक है। जितना ज्यादा एजिटेशन प्रोवाइड होगा वाटर ड्रॉपलेट की साइज उतनी छोटी होती जाएगी, और वाटर ड्रॉपलेट की साइज अगर छोटी होती जाएगी तो उसको सेटल डाउन होने में अपन को ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर अपन को वाटर के ड्रॉपलेट्स को सेटल डाउन करना है तो अपन ने बोला कि पार्टिकल साइज अगर वाटर की बड़ी है देन वो क्या होगा, इजीली कोइलेंस करेगा और ग्रेविटी की वजह से इजीली सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा अगर उसको मिक्सिंग प्रोवाइड होगी तो वो क्या होगा, एजिटेशन प्रोवाइड होगा तो वो क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट की साइज को डिक्रीज कर देगा या कम कर देगा, और उसके डिक्रीज होने से जो इमल्शन क्रिएट होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स अगर छोटी होगी तो वो सेटल डाउन होने में ज्यादा टाइम लेगी और इजीली सेटल डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स थे कि ये सारे फैक्टर्स थे जिसमें इमल्शन की स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अपना इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, वो इमल्शन को क्रिएट करने में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे डी इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो इमल्शन अपना क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट अपन यूज करते हैं, और ऑयल फील्ड में जो इमल्शन क्रिएट होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।